आप सबको मेरा नमस्कार और एक बार पुनः सबका अभिवादन। आशा करता हूं कि आपको महाभारत की ये कम सुनी कहानियां पसंद आ रही होंगी। इन कथाओं के इमेजेस दरअसल हम AI द्वारा तैयार करते हैं। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके अधीष्ट हैं वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। कहानी चल रही है द्रौपदी के विराट नगर में अपमान की, जब सेनापति कीचक सैरंध्री रूपी द्रौपदी को जबरदस्ती अपनी रानी बनाना चाहता था। द्रौपदी इस अपमान से खिन्न होकर रसोइया बने वल्लभ यानी भीम के पास मदद के लिए पहुंची। तब भीम ने द्रौपदी को धैर्य रखने और भ्राताश्री युधिष्ठिर की आलोचना न करने के लिए कहा। भीम ने अन्य महान महिलाओं का उदाहरण दिया द्रौपदी को, जिन्होंने दुख के समय अपने पतियों का अनुसरण किया था। आखिरकार वे सभी अपने सद्गुणों के कारण फिर से खुशहाली में आ गए थे। एक बार फिर भीम ने द्रौपदी का हाथ पकड़कर कहा, पांचाली, हमारे निर्वासन का अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। उस समय के बाद तुम पुनः साम्राज्ञी बन जाओगी। तब तक हमें अपने आप को जाहिर नहीं होने देना है। तब द्रौपदी ने स्वयं को भीम से लिपट कर कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने लंबे समय तक टिक पाऊंगी। दुष्ट बुद्धि कीचक मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे किसी से कोई डर ही नहीं है, और अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी तो वो निसंदेह मेरा अहित करने की कोशिश करेगा। भीम, वो मनुष्य सद्गुण रहित है। वो घमंडी, क्रूर, उद्दंड और युद्धप्रिय है, और केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही लीन रहता है। वो मेरे पास आने में संकोच नहीं करेगा। आर्यपुत्र, हे भीम, ये सच है कि आप पांडव पुण्य के कारण अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं, परंतु मेरे उल्लंघन करने पर आपको निश्चित रूप से पुण्य की हानि होगी और आप अपने प्राण त्याग देंगे। अपनी पत्नी की रक्षा करना एक धर्मनिष्ठ पति का पहला कर्तव्य है। वीरों के लिए शत्रु का दमन करना सदैव पुण्य का कार्य होता है। हे पराक्रमी, जैसे आपने मुझे हमेशा दुष्टों से बचाया है, मैं आपसे बिना विलंब किए दुष्ट कीचक को मारने की विनती करती हूँ। यदि वो 1 दिन भी और जीवित रहा ना, तो मैं जहर खा लूंगी और अपनी जान दे दूंगी। द्रौपदी की पीड़ा को देखकर भीम ने अपना मन बना लिया। वो द्रौपदी का दर्द और सहन नहीं कर सकते थे। तब भीम ने द्रौपदी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, सौम्य, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूंगा। आज मैं कीचक और उसके सभी अनुयायियों को मार डालूंगा। ध्यान से सुनो, कल सूर्योदय पर तुम उसके पास मीठी मुस्कान के साथ जाना। उससे कहना कि तुम गुप्त रूप से अपने दिल में उसके लिए आकर्षण रखती हो। फिर शाम को उससे मिलने का प्रबंध करो। अन्य आवासों से कुछ दूरी पर एक नृत्य कक्ष है जो रात में खाली रहता है। उसे वहां आने दो, मैं उसका स्वागत करूंगा और उसे उसके पूर्वजों से मिलने के लिए भेज दूंगा। अत्यंत प्रसन्न होकर द्रौपदी ने भीम को गले से लगा लिया और कक्ष से बाहर चली गई। और फिर अगले दिन सुबह होने के बाद कीचक उसे ढूंढने के लिए महल में गया। रानी के कक्ष में द्रौपदी को अकेला पाकर उसने कहा, हे सौंदर्यमयी अप्सरा, कल तुमने मेरी शक्ति तो देख ली ना। यद्यपि मैंने तुम्हारे ऊपर राजा के सामने प्रहार किया, परंतु उससे कुछ नहीं कहा राजा ने। वो केवल राजा नाम मात्र का है। यहाँ का वास्तविक शासक तो मैं हूँ। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना और रत्न प्रदान करूंगा। 100 दास और 100 दासियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम श्रेष्ठ रथों पर सवार होकर भ्रमण करोगी। हे सुंदर स्त्री, आओ आओ, हम एकजुट होकर रहें। द्रौपदी ने फिर संकोच पूर्वक कीचक को देखा, फिर स्वयं को कीचक से थोड़ा दूर हटाते हुए उत्तर दिया, हे कीचक, हमारा मिलन किसी और की जानकारी के बिना होना चाहिए। मुझे अपने पतियों से डर लगता है। अगर हम छुपकर मिल सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कीचक का चेहरा तो खुशी से खिल उठा। उत्सुक होकर बोला, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे वश में हूँ, और दरअसल मैं तो कामदेव के वश में हूँ। हे खूबसूरत बालों वाली सुंदरी, हम किसी सुनसान जगह पर मिल सकते हैं जहाँ कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। द्रौपदी ने मन ही मन दुख महसूस करते हुए पर बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से थोड़ी दूर राजा का नृत्य कक्ष है। राजकुमारी इसका प्रयोग केवल दिन में ही करती है। मैं सूर्यास्त के 2 घंटे बाद वहाँ जाऊँगी।
हे वीर, तुम मुझसे वहीं मिलो। और फिर आने वाली रात के बारे में सोचते सोचते उसका एक दिन उसे 1 महीने जैसा लग रहा था। तबीयत खराब होने के बहाने बनाकर वो पूरे दिन अपने कक्ष में ही रही। कीचक के साथ बातचीत से वो अपमानित महसूस कर रही थी। उसकी मृत्यु से ही उसे शांति मिलेगी। अपनी ओर से कीचक भी प्रत्याशा से भरा हुआ था। जैसे जैसे शाम होती गई उसने सावधानी से कपड़े पहने और खुद को सजाया, सुगंधित मालाएं पहनी और अपने अंगों पर इत्र और चंदन का लेप लगाया। वासना के वशीभूत होकर कीचक रात होने का इंतजार करने लगा। उसे लगा जैसे समय घिसट रहा है। उधर जैसे ही सूरज डूबा, भीम नृत्य कक्ष की ओर चल पड़े और वहां अंदर जाकर छिप गए और कीचक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। द्रौपदी भी वहां आ गई। शीघ्र ही कीचक भी अंधेरे में कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने द्रौपदी को पुकारा, हे सौंदर्यमयी युवती, तुम कहाँ हो? मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचते हुए यहाँ आया हूँ। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ पत्नियों में से एक बनोगी और मैं तुम्हें अपार धन संपदा दूंगा। द्रौपदी ने मधुरता से उत्तर दिया, हे वीर, मेरे सौभाग्य से तुम आज रात यहाँ आए हो। तुम वीरता में निपुण हो। महिलाओं के लिए तुम्हारे जैसा आकर्षक कोई अन्य पुरुष नहीं है। हे नायक, मैं यहाँ पर हूँ। कीचक द्रौपदी की आवाज की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उधर भीम नृत्य कक्ष के किनारे एक रेशमी पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। जैसे ही कीचक वहां से गुजरा, भीम अचानक बाहर आकर उसके सामने खड़े हो गए और फिर भीम की क्रोध भरी आवाज फूट पड़ी, आज तुम्हारी बहन देखेगी तुम कितने नीच हो। तुम्हारे अंगों को छिन्न भिन्न करके पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तुम्हारे वध से सरेंद्री बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से विचरण करेगी। तब हम भी उसके पति सुख से रह सकेंगे। और भीम ने तुरंत कीचक के बाल पकड़ लिए जो पुष्प मालाओं से सजे हुए थे और उसे नीचे खींच लिया। कीचक तो हैरान रह गया। सरेंद्री ने उसके साथ छल किया था। मदिरा के हल्के नशे को दूर करने की कोशिश करते हुए उसने खुद को भीम की पकड़ से मुक्त कर लिया। भीम ने कीचक पर अपने लोहे जैसे कठे मुक्कों से उस पर प्रहार किया। कीचक ने भी भीम की दोनों भुजाएं पकड़ ली और फिर पैरों पर प्रहार करने की कोशिश की। दोनों शक्तिशाली योद्धा एक साथ नृत्य कक्ष के चारों ओर हिंसक रूप से इधर उधर घूम रहे थे। अलग होकर वे एक दूसरे के सम्मुख जुझारू ढंग से खड़े थे। वे दोनों दिव्य वानरों बाली और सुग्रीव की तरह दिखाई दे रहे थे जो रामायण काल में एक साथ लड़े थे। उनके ऊपर उठी हुई भुजाएं उग्र 5 फन वाले सांपों की तरह एक जोड़े की तरह लग रही थी। उन्होंने वज्र के वेग से एक दूसरे पर प्रहार किया। खाली कक्ष बड़ी बड़ी दरारों से गूंज उठा और दीवारें कांपने लगी। क्रोधित होकर उन्होंने मुक्कों, नाखूनों और दांतों से युद्ध किया। उन्होंने तूफान की तीव्रता के साथ एक दूसरे पर प्रहार किया, लात मारी और इधर उधर फेंका। न थकान दिखी न वे डगमगाए। लगातार मारपीट की बारिश हो रही थी क्योंकि वे दोनों आग बबूला थे। 2 शक्तिशाली बैलों की तरह वे बार बार एक दूसरे के विरुद्ध आते थे। कीचक अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति से आश्चर्यचकित था। हालांकि उसने दुनिया भर के महान नायकों से लड़ाई की थी और उन्हें हराया भी था, लेकिन उसने कभी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया था। यह किसी पहाड़ या धरती से ही लड़ने जैसा था। कीचक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भीम को जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे ऐसे आलिंगन में पकड़ लिया कि वो दबके रह गया। लगता है भीम और कीचक तो अपने मल्ल युद्ध को नहीं देंगे विराम, पर मैं आपसे लेता हूं विदा। द्रौपदी के अपमान की इस कथानक का अंतिम भाग कीचक की मृत्यु के बाद पूरा होगा अगली बार। तब तक साझा कीजिए, विश्वास बनाए रखिए और देखते रहिए विश्रांति दर्शन।